हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का देखा होगा। हमने उसमें सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। हमने उसमें पढ़ा कि कैसे सेल का फॉर्मेशन को लेकर हमने एक नॉर्मल लेवल पे चीज देखी। हमने देखा सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में समझा, हमने साइटोप्लाज्म के बारे में समझा, हमने देखा सेल ऑर्गेनेल में एक प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। हमने देखा सेल का साइज को लेकर, सेल के शेप को लेकर, सेल के नंबर्स को लेकर हमने बात करी। ओके, और अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने उसमें हाइड्रोफोबिया का एक क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो लिपिड्स होते हैं, जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, वो फॉस्फोलिपिड्स का जो टेल वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। और वहीं मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हाइड्रोफोबिया क्या होता है। ये क्वेश्चन आप मुझे देखकर मुझे आंसर करेंगे। ओके, तो हाइड्रोफोबिया बच्चों रेबीज जो बीमारी होती है, आप लोगों ने सुना होगा कुत्ते के काटने से 14 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो कुत्ते के काटने से जो बीमारी हमें होती है वो रेबीज होती है, और रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, क्योंकि रेबीज में पेशेंट को पानी से डर लगने लगता है। समझ में आया? खैर, ये हमारा लास्ट टाइम का क्वेश्चन था। बहुत से बच्चों ने मुझे आंसर दिया, दैट्स गुड। कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिया, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरी दुनिया जब चूंकि ऑनलाइन लेवल पर है तो ऐसे में डेडिकेशन, मोटिवेशन आपको खुद के लेवल पर बनाना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि भाई ये चीज़ बार बार टीचर आपको मोटिवेट करे या कोई और आपको मोटिवेट करे, तो आई एम सॉरी बच्चों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको खुद डेडिकेटेड होना पड़ेगा, खुद समय पर वीडियोस देखने पड़ेंगे और आंसर आपको टीचर्स को सेंड करने पड़ेंगे। खैर, अब हम इस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का सेकंड चैप्टर लेकर आ रहे हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? अब हम पढ़ने वाले हैं आगे का पॉइंट। मतलब लास्ट क्लास हमने फिनिश किया था सेल मेम्ब्रेन पर। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कैसे बनती है, ये मैंने आपको समझाया। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ये मैंने आपको समझाया, जिसमें लिपिड, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बात वहां पर की गई थी। प्रोटीन भी अगर आपको याद आ रहा हो तो इंटीग्रल प्रोटीन और एक्सटर्नल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के लेवल पर मैंने आपको चीजें समझाई थी। फिर आपको यह भी बताया था कि जो इंटीग्रल प्रोटीन है, ओके, उस इंटीग्रल प्रोटीन के बीच में कुछ पोर्स होते हैं, जिन पोर्स से मूवमेंट हो सकता है। तो अब हमारा जो चैप्टर है वो मूवमेंट का ही है। मतलब अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ये हम अब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस डिस्कशन को देखते हैं। पर डिस्कशन से पहले हम देखते हैं उस चैप्टर को, उस डायग्राम को, जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं क्या कि ये ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है। क्लियर? अब सुनिए, जो मेम्ब्रेन होती है बच्चों, ध्यान से सुनना, जो मेम्ब्रेन होती है, ओके, वो मेम्ब्रेन से मूवमेंट सब्सटेंस का हो सकता है। सेल से बाहर, मतलब अंदर से बाहर, और बाहर से अंदर, दोनों लेवल पर हो सकता है। मतलब अगर मैं एक छोटे से डायग्राम के लेवल बताऊं तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। सेल के अंदर भी हो सकता है, सेल के बाहर भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन इस मूवमेंट को अलाउ कर रही है या नहीं, उसके बेसिस पर मेम्ब्रेन चार टाइप की होती है। क्लियर? पहला परमिएबल मेम्ब्रेन, दूसरी इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, तीसरी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और चौथी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये दूर दूर क्यों बनाया, क्योंकि अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये क्या होती है, चारों में अंतर क्या है, फिर हम समझेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किस नेचर की होती है। क्लियर? चलिए बोर्ड पर देखिए, हम करते हैं एक काम, हम एक बॉक्स लेते हैं, चारों में बॉक्स लेते हैं। क्लियर? और हम चारों के बीच में एक मेम्ब्रेन रख देते हैं। मेम्ब्रेन को हम येलो कलर से बनाते हैं, ये और ये चारों मेम्ब्रेन है येलो कलर से। एक मेम्ब्रेन परमिएबल होगी, एक इम्परमिएबल होगी, ऑब्वियसली बात है, 1 2 3 नंबर से आपको पता है। अब हम सभी जगह सॉल्यूशन भरते हैं। सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। क्लियर? तो ये हमने भरा सॉल्वेंट ब्लू कलर से, और इसमें डाल दिया ये सॉल्यूट। फिर हमने यहां भी सेम ब्लू कलर से सॉल्वेंट भरा, और ये हमने डाल दिया सॉल्यूट।
फिर हमने इसमें भी सॉल्वेंट भरा और ये रेड कलर से सॉल्यूट और ब्लू कलर से यहां भी सॉल्वेंट और रेड कलर से यहां भी सॉल्यूट। तो रेड कलर से हमारा हो गया सॉल्यूट और ब्लू कलर से हो गया हमारा सॉल्वेंट। क्लियर? एक छोटा सा डायग्राम और छोटे से डायग्राम से इन चारों मेम्ब्रेन के टाइप में आप डिफरेंस आसानी से समझ सकते हो। क्लियर? चलिए अब देखिए, अगर मेम्ब्रेन सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को अलाउ कर रही है मेम्ब्रेन अपने अक्रॉस जाने के लिए, वो किसी भी टाइप का सॉल्वेंट हो, वो किसी भी टाइप का सॉल्यूट हो, तो ऐसी मेम्ब्रेन को कहा जाता है परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसी मेम्ब्रेन को कहते हैं परमिएबल, दोनों अलाउ कर रही है, किसी को नहीं रोक रही, कोई भी सॉल्वेंट हो कोई भी सॉल्यूट हो। ओके? ऐसी मेम्ब्रेन जो ना सॉल्वेंट को अलाउ करे और ना सॉल्यूट को अलाउ करे, उस मेम्ब्रेन से ना सॉल्वेंट क्रॉस हो सकता है ना सॉल्यूट क्रॉस हो सकता है। दिस इज इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कह सकते हो कि ऐसी दीवार जिसके आस पार कोई नहीं जा सकता, वो सॉल्वेंट हो तो भी नहीं जा सकता, सॉल्यूट हो तो भी नहीं जा सकता। ऐसी मेम्ब्रेन को कहते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर अगला पॉइंट क्या? अगला पॉइंट कि ऐसी मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को तो अलाउ कर दे लेकिन सॉल्यूट को अलाउ ना करे। ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को तो अलाउ कर दे, हां सॉल्वेंट तुम निकल जाओ, वाटर सॉल्वेंट तुम निकल जाओ, अल्कोहल सॉल्वेंट तुम निकल जाओ, कोई इशू नहीं। सॉल्यूट ना शुगर तुम नहीं जा सकते, सॉल्ट सॉल्यूट तुम नहीं जा सकते। सॉल्यूट को मना कर दे, सॉल्वेंट को हां बोलते, इसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल, आधी परमिएबल है। फर्स्ट नंबर पर देखो पूरी परमिएबल है, सेकंड नंबर पर देखो बिल्कुल परमिएबल नहीं है, और थर्ड नंबर पर देखो आधी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फंडा क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन यही कि सर सेलेक्टिवली परमिएबल क्या है? ये तीनों तो समझ में आ गया कि पूरा अलाउ कर दे तो परमिएबल, पूरा अलाउ ना करे तो इम्परमिएबल, सॉल्वेंट को अलाउ करे तो और सॉल्यूट को अलाउ ना करे तो सेमी परमिएबल। सर व्हाट इज सेलेक्टिवली परमिएबल? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है बच्चों की एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को तो अलाउ कर दे, सॉल्वेंट को तो अलाउ कर दे, किसी भी टाइप का सॉल्वेंट हो बिल्कुल अलाउ कर दे, कोई इशू नहीं है, बट सॉल्यूट में कुछ सेलेक्टिवली सॉल्यूट को अलाउ करे और बाकी को मना कर दे। मतलब एक्स वाई जेड तीन सॉल्यूट रखे हुए हैं, एक्स को कह दे तुम निकल जाओ, दो को मना कर दे वाई जेड को, ना तुम नहीं जा सकते। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो कोई भी हो, ए बी सी डी ई एफ जी, कोई भी सॉल्वेंट हो, सब निकलो, कोई इशू नहीं। सॉल्यूट नहीं, सॉल्यूट ये दो टाइप के जा सकते हैं, तीन टाइप के नहीं जा सकते। तो सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल में अंतर समझ में आया? सेमी परमिएबल सॉल्वेंट को जाने दे रहा है, सॉल्यूट को रोक दे रहा है, कोई भी सॉल्यूट हो, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो। लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल क्या कर रहा है? सॉल्वेंट को जाने दे रहा है ये भी, लेकिन सॉल्यूट में कह रहा है नहीं, दो तीन सॉल्यूट जो है वो जा सकते हैं, बाकी सॉल्यूट नहीं जा सकते। ये होती है सेलेक्टिवली परमिएबल। ऐसा नहीं लग रहा कि सेलेक्ट कर रही है किसको जाने देना है किसको नहीं, सॉल्यूट्स में सेलेक्ट कर रही है। यह है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बच्चों, वो एक्चुअली सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर की ही होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर की होती है। डन? चलिए अब हम थ्योरी के हिसाब से समझते हैं, अब हम डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं, क्योंकि इन दी एंड आपको आंसर लिखा हुआ होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर नोट्स बने होने चाहिए। ओके, अब मैं नोट्स ओपन कर रहा हूं, बिंदास पॉज मार के आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो, नोट करोगे मुझे अच्छा लगेगा। क्लियर? चलिए बोर्ड पर देखिए। ओके, नोट के हिसाब से बोर्ड पर देखिए। यस, ये देखिए, मेम्ब्रेन एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर, पहली लाइन जो लिखी हुई है, एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर बिटवीन सेल एंड इट्स सराउंडिंग। और उसके बाद सेकंड लाइन क्या लिखी है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। पहली इम्परमिएबल, डज नॉट अलाउ एनी सब्सटेंस। दूसरा लिखा है परमिएबल, इसमें लिखा है ऑल काइंड ऑफ मटेरियल अलाउज। तीसरा लिखा है सेमी परमिएबल, डेफिनेशन ध्यान से पढ़िए, अभी समझाया मैंने आपको। तीसरे इसमें क्या लिखा है सेमी परमिएबल में? द मेम्ब्रेन दैट इज परमिएबल टू सॉल्वेंट,
बट प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट को तो जाने दे रही है, सॉल्यूट को प्रिवेंट कर रही है, तुम बच जा सकते हैं। ये है सेमी परमेबल, आधे को जाने दे रही है, आधे को मना कर रही है। और सेलेक्टिवली परमेबल में क्या लिखा है? membrane that allows the passage of solvent, membrane that allows the passage of solvent and some selected solutes। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, some selected solute is known as selectively permeable membrane। This is called plasma membrane is a selectively permeable membrane। लास्ट लाइन लिखी हुई है, आप अगर ध्यान से पढ़ें तो। क्लियर? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अभी तो हम पहले समझते हैं सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन से टाइप की मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन 4 टाइप की, परमेबल, इनपरमेबल, सेमी परमेबल, सेलेक्टिवली परमेबल। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी है या सेल मेम्ब्रेन हमारी जो है वो सेलेक्टिवली परमेबल नेचर की है। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सर, सेलेक्टिवली परमेबल तो समझ में आ गया बहुत अच्छे से, कोई इशू नहीं। अब सर सेल के अंदर और बाहर अगर कोई चीज लानी ले जानी हो तो उसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन करने में सर जैसे एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाना होता है तो कई बार ऐसा होता है सर क्या कि हमें सामान ट्रक में लोड करना पड़ता है, ट्रक वाले को पैसे देने पड़ते हैं और पैसे देकर सामान वहां पहुंचाया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन जा रहा है, हमने कहा यह सामान उसको दे देना, हमारे पैसे भी नहीं लगे, हमारा सामान खुद ब खुद वहां पहुंच गया। कई बार आप लोगों ने किया होगा कि कोई है जो फेसबुक पर डाल देते हैं लोग, कोई है जो पूना से भोपाल जा रहा है या भोपाल से पुणे जा रहा है, हाँ भैया एक पर्सन ने कहा भाई मेरा ये पार्सल वहां पहुंचा देना। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है ऐसा ही सेल के अंदर भी होता है। अब सेल के अंदर कोई ट्रक लेकर नहीं घुसता है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन में समझाना चाह रहा हूं बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन 2 टाइप का होता है। एक वो ट्रांसपोर्टेशन जिसको करने में किसी टाइप की एनर्जी नहीं लगती, मतलब कोई भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट अंदर आ रहा है सेल के या सेल से बाहर जा रहा है, डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी नहीं लगती। चूंकि एनर्जी नहीं लगती तो उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और अगर एनर्जी लगे तो फिर हम उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों तरीके से सेल के अंदर और बाहर सब्सटेंस को पहुंचाया और लाया जाता है। ठीक है सर, मतलब सिंपल सी बात है। अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से बात करूं, क्या डेफिनेशन के हिसाब से बात करूं तो एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहां देखिए आप, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। और पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन क्या लिखी है, देखिए पढ़िए जो हमने समझा। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। जहां एनर्जी नहीं लगती वहां होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, और जहां एनर्जी लगेगी ओके, वो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डेफिनेशन समझाऊं, ये देखिए डेफिनेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड most important line, the process require the use of energy, for active transport the cell membrane possesses ATP mediated carrier protein। ATP एडिनोसिन ट्राइपास फॉस्फेट, आपको पता है एनर्जी करेंसी कहा जाता है, एनर्जी कॉइन कहा जाता है। एनर्जी लगती है, वो एनर्जी लगती है तब जाकर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये बिल्कुल वही है, आपको आपका सामान पूना पहुंचाना है, आपने एक ट्रक हायर किया, उसमें सामान भरा और आपने पहुंचा दिया, ट्रक वाले को पैसे दिए, तो यह हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आपको अपना सामान पहुंचाना है, कोई ऑलरेडी जा रहा था, आपने उसको दे दिया सामान, बिना पैसों के उसने वहां से वहां तक पहुंचा दिया, यह हुआ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब क्वेश्चन यह है कि मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान समझना, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अच्छा या पैसिव ट्रांसपोर्ट अच्छा? मतलब जिसमें पैसे लगे वो अच्छा, जिसमें पैसे ना लगे वो अच्छा? हा हा हा,
अब आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी, यार पैसे बच्चा, क्यों? कोई पैसे नहीं लग रहे, कोई एनर्जी नहीं लग रही। बट बच्चों एक चीज समझो, इसका मतलब यह है कि पैसिव जो काम फ्री में होता है, याद रखना वो लिमिटेड ही होता है, लिमिटेड होता है। मतलब भाई आपने कहा ये मेरा सामान पूना पहुंचा देना, अब आप ऐसा तो है नहीं कि आप उसको बहुत सारा सामान दे दो, वो बेचारा आपका सामान यूं लटका के लेकर जाए, ऐसा तो नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको ऐसा कोई वर्क करना है जो नेचुरली नहीं हो सकता, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट, तो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम लेना पड़ता है। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है पर उसकी लिमिटेशंस है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा, इसको लेकर हम इसलिए जज नहीं कर सकते। वैसे देखें तो एक्टिव ज्यादा सही है, उसका एक रीजन है, भले एनर्जी लग रही है, एनर्जी लग रही है, लेकिन हम वो सामान भी पहुंचा सकते हैं जो हमको पहुंचाना है, भले पैसे लग रहे हो हमारे। पैसिव में एक लिमिटेशंस हो जाती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो दो टाइप के होते हैं बच्चों। कौन कौन से? पहला डिफ्यूजन और दूसरा ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल जब मैं एक्टिव पढ़ाऊंगा आपको समझाऊंगा, अभी हम फिलहाल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? चलिए बोर्ड पर देखिए, कुछ चीजें बहुत अच्छे से लेवल पे क्लियर हो सकती है। हम सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूजन की। यह तो समझ में आ गया कि जो डिफ्यूजन है वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब डिफ्यूजन होने में किसी भी टाइप की एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। क्लियर? अब डिफ्यूजन क्या है समझते हैं। आपने एक पॉट लिया, इस पॉट के अंदर आपने एक डिप से, ओके, इसके अंदर ऑलरेडी वाटर था, क्लियर? आपने एक ड्रिप से कुछ इंक केमिकल को इसमें डाला। जैसे ही आपने केमिकल इसमें डाला, ये केमिकल अंदर जाकर फैल गया। ये केमिकल अंदर जाकर फैल गया। आपने कभी चाय, अगर आपने कभी टी बैग यूज किया है, चाय तो हमारे घर में नॉर्मल बनती है, ये पानी डाला है, दूध डाला, शक्कर डाले, और कुछ घरों में क्या बनती है, गर्म पानी अलग दूध अलग दोनों को मिलाया, टी बैग। आपने कभी रेलवे में अगर चाय पी है तो टी बैग में होता है। जैसे टी बैग आपने गर्म पानी में डुबोया, गर्म पानी से टी बैग का जो टी है उसका एक केमिकल निकला, ओके, जिसे हम कह सकते हैं एक सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन तुरंत पूरी चाय में फैल गया। क्यों फैल गया? क्योंकि टी बैग के अंदर उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई था और चाय में उसका कंसंट्रेशन लो था। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट या सॉल्यूट होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर मूव कर जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यही डिफ्यूजन होता है। समझ में आया? इसमें कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा, जहां पर कंसंट्रेशन कम, अपने आप मूवमेंट हो जाएगा, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। सर कोई और एग्जांपल? बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जांपल समझाता हूं। आप लोगों को पता है कि जो गैसेस होती हैं, अगर हम इनको हाईली प्रेशराइज करें, गैसेस को हाईली प्रेशराइज करें तो गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। हां सर, इसी तरीके से लिक्विड पेट्रोलियम गैस बनाई जाती है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है वो एक्चुअली गैस होती है, पर उसको इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है और गैस की टंकी में भरा जाता है कि वो लिक्विड हो जाती है। हाईली प्रेशराइज होने से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो स्ट्रांग हो जाते हैं, तो गैस से लिक्विड में कन्वर्जन किया जा सकता है। ऐसा ही होता है परफ्यूम की बोतल में। अगर आप लोगों ने कभी परफ्यूम की बोतल्स देखी है तो क्लियर, परफ्यूम की बोतल में आपने देखा होगा कि आपकी बोतल में परफ्यूम यहां तक भरा हुआ है, दिखता है परफ्यूम, ऐसा लगता है पानी जैसा कुछ भरा हुआ है। वो वाटर नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली
परफ्यूम गैस है, वो गैस को इतना प्रेशराइज करके भरा गया है बॉटल के अंदर कि वो आपको लिक्विड दिख रहा है, और वो गैस बाहर नहीं आ सकती क्योंकि नॉब बंद है। जैसे ही आप इस नॉब को दबाते हैं तो एक स्पेस क्रिएट होता है, एक स्पेस क्रिएट होता है, और स्पेस क्रिएट होते ही अचानक गैसेस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब अंदर से अंदर हायर कंसंट्रेशन है उस गैस का जो बॉटल के अंदर है, बाहर लोअर कंसंट्रेशन है, अचानक अंदर से बाहर की ओर मूव हो जाती है, सीधे बाहर निकलती। दिस इज ऑल डिफ्यूजन, दिस इज ऑल्सो अ डिफ्यूजन। यह भी डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। समझ में आया? तो डिफ्यूजन मतलब, सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या मैं कहूं जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो कई बार यह भी कहते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। सिंपल, क्लियर? आपने कभी देखा होगा, अगर हमको किसी एरिया में आपने कभी देखा होगा, मतलब कि एक जगह आपने सैंड छिड़का, परफ्यूम छिड़का, वो परफ्यूम दूर तक कमरे में फैल गया। क्यों? क्योंकि जहां छिड़का वहां उसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, जहां नहीं छिड़का वहां कंसंट्रेशन कम था। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, पूरे रूम में परफ्यूम छिड़क गया। समझ में आया? यह होता है डिफ्यूजन। और ऐसा करने के लिए किसी की टाइप की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। तो कई बार क्या होता है कि सेल के बाहर किसी चीज का कंसंट्रेशन, किसी सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, किसी सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। चूंकि ज्यादा हो जाता है तो वो सॉल्वेंट ज्यादा से सेल के अंदर कम है, अपने आप मूव होकर आ जाता है, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यह होता है डिफ्यूजन। लैंग्वेज देखेंगे, लैंग्वेज देखिए ताकि आपको प्रॉपर आपका आंसर मिल सके। देखिए डिफ्यूजन की लैंग्वेज क्या कह रही है, ध्यान से पढ़िए। क्या जो मैंने पढ़ाया वो लिखा है द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये एक्चुअली वाटर के कंपैरिजन में बता दिया कि जहां पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है और जहां पानी का कंसंट्रेशन कम है वहां से वहां तक मूव हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन सो एज टू स्प्रेड द सब्सटेंस यूनिफॉर्मली। जो परफ्यूम हम छिड़कते हैं पूरे रूम में यूनिफॉर्मली, है ना, चला जाता है। सब्सटेंस यूनिफॉर्मली इन द गिवन स्पेस इज नोन एज अ डिफ्यूजन एंड द प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। डज नॉट, दैट द वर्ड, इसलिए इसको हम कह रहे हैं पैसिव। ठीक है, डिफ्यूजन क्लियर। नाउ सर व्हाट इज ऑस्मोसिस? अब चलिए ऑस्मोसिस पर आते हैं। कई बार ये वर्ड हमने सुना है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होती है? अब ऑस्मोसिस समझने के लिए हम एक पॉट लेते हैं। ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमारी डेली लाइफ में ऑस्मोसिस बहुत काम आती है। हम एक पॉट लेते हैं और पॉट के बीच में डालते हैं एक मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। आप उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लेवल पर भी समझ सकते हैं क्योंकि ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में भी होता है। क्लियर? अब यहां हमने लिखा एक सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्वेंट है, ब्लू कलर से हमने सॉल्वेंट बनाया और यहां भी हमने सॉल्यूशन बनाया। ध्यान से देखिएगा, यह है सॉल्यूशन ए और यह है सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए में हमने सॉल्वेंट डाला रेड कलर से, सॉल्यूट डाला रेड कलर से, और वहीं सॉल्यूशन बी में भी हमने सॉल्यूट डाला, पर सॉल्यूशन बी में हमने सॉल्यूट ज्यादा डाला। देखिए आपको सॉल्यूशन बी में रेड डॉट्स ज्यादा दिख रहे होंगे, सॉल्यूशन ए में रेड डॉट्स कम दिख रहे होंगे। क्लियर? मतलब अगर मैं नॉर्मल डेफिनेशन के हिसाब से लिखूं, एक नॉर्मल सॉल्यूशन ए के बारे में लिखूं, तो सॉल्यूशन ए में सॉल्वेंट ज्यादा है, मतलब पानी ज्यादा है, और सॉल्ट कम है। जो सॉल्यूट है, सॉल्ट जो होता है वो सॉल्यूट होता है, सॉल्ट कम है। वहीं अगर हम सॉल्यूशन बी की बात करें तो यहां पर वाटर कम है और सॉल्ट ज्यादा है। यहां पर वाटर कम है और सॉल्ट ज्यादा है। क्लियर? ये दोनों सॉल्यूशन अलग अलग है और बीच में है मेम्ब्रेन।
क्लियर? अब सुनिए क्लास ध्यान से। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होते हैं उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं क्या? हाईली कंसंट्रेटेड। और जहां सॉल्ट ज्यादा वो हाईली कंसंट्रेटेड, जहां सॉल्ट कम वो लो कंसंट्रेटेड। इसलिए एक टर्म यूज होता है सॉल्यूशन बी के लिए, ध्यान से देखो कौन सा टर्म, दैट इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज्यादा है। और सॉल्यूशन ए के लिए वर्ड यूज हुआ हाइपोटोनिक, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा, सॉल्यूट कम, सॉल्ट कम है, पानी ज्यादा है। क्लियर? सिंपल सा फंडा समझ में आया? अब ऑस्मोसिस क्या होता है तो सुनो। सॉल्यूशन ए जिसमें वाटर ज्यादा है और सॉल्यूशन बी जिसमें वाटर कम है। क्लियर? वाटर क्या होता है? अपने आप वाटर का मूवमेंट विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एनर्जी, वाटर अपने आप जहां ज्यादा है वहां से कम के लेवल पर मूव करने लगता है। यह होता है ऑस्मोसिस। Movement of water molecule from hypotonic solution to hypertonic solution via semi-permeable membrane or selectively permeable membrane. This is called osmosis. अब आप कह रहे होंगे सर इसको हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक क्यों बोला? एक्चुअली सही मायने में तो ऑस्मोसिस वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे डिफ्यूजन कर रहा था। कैसे? डिफ्यूजन में भी तो सर जहां पर वाटर ज्यादा था और जहां वाटर कम था हायर से लोअर पर जा रहा था। मैंने कहा यस, तो सर ऑस्मोसिस में भी तो ऐसा ही हो रहा है। जहां पर वाटर ज्यादा है सॉल्यूशन ए, वहां से जहां वाटर कम है सॉल्यूशन बी, वहां पर जा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ऑलमोस्ट सेम ही है, बस अगर कंसंट्रेशन के लेवल पर देखें तो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का फंडा बनता है। समझ में आया? क्या आप डेफिनेशन देखेंगे? डेफिनेशन दिखाऊं आपको कि लिखी हुई डेफिनेशन कैसी है अगर आपको नोट्स के लेवल पर आता है तो। डिफ्यूजन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अब देखिए ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। Osmosis is defined as the movement of water from region of hypotonic solution to hypertonic solution across the semi-permeable membrane. समझ में आया? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, कम कंसंट्रेटेड जिससे अधिक कंसंट्रेटेड, ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाना। तो जो ऑब्वियस सी बात है, जो कम कंसंट्रेटेड है उसमें पानी ज्यादा होगा और जो ज्यादा कंसंट्रेटेड है उसमें पानी कम होगा। तो जहां ज्यादा पानी है वहां से कम पानी के लेवल पर जाना। अगर वाटर के कॉन्टेक्स्ट में आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर क्या देंगे? जहां वाटर ज्यादा वहां से जहां वाटर कम वहां पर। सिंपल। आप लोगों ने कभी ऐसा एक देखा होगा, एक टंकी यहां भरी है, एक टंकी यहां भरी हुई है। क्लियर? इस टंकी में यहां तक पानी भरा हुआ है, मे भी आप लोगों ने कभी देखा होगा। क्लियर? और हम एक पाइप लगाकर इससे पानी खींचते, कभी पेट्रोल निकाला होगा टंकी में से, तो अपने आप वाटर यहां से यहां उस प्रेशर से मूव होने लगता है। हालांकि वहां पर हमने प्रेशर लगाया, पर जहां वाटर ज्यादा और जहां वाटर कम ये मूवमेंट होता है। क्लियर? ये प्रोसेस फिजिक्स के लेवल पर है, उसको समझाने के लिए आपको एक अलग चीज जानी पड़ेगी। मैं आपको जस्ट एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑस्मोसिस कैसे होता है। चलिए, एग्जाम्पल को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, जनरली हमारे घरों में किया जाता है। हमने रात में, हमारे घर वालों ने हमसे कहा कि बेटा रात में बादाम भिगो लो, सुबह बादाम उठकर खाओगे तो दिमाग तेज चलेगा। सुना है कभी? रात को बादाम भिगो कर रखी जाती है और सुबह उसको खाना है। क्या होता है? अब आपने रात में ये रखा पानी, एक कटोरी में पानी रखा और ये उठाई आपने बादाम और बादाम उसके अंदर डाल दी। क्लियर? अब देखिए रात भर में क्या हुआ। जो आलमंड है, जो बादाम है, उसके अंदर, बादाम के अंदर सॉल्ट मतलब सॉल्यूट ज्यादा है और वाटर कम है, तभी तो बादाम कड़क है। और जिस पानी में, जिस बकेट में या जिस कह सकते हो पॉट में आपने रखा है, उसके अंदर जो पानी है वो वाटर ज्यादा है और उसमें सॉल्ट तो बहुत कम है। क्लियर? रात भर में जहां वाटर ज्यादा है वहां से वाटर अपने आप बादाम के अंदर आ गया
और सुबह होने तक बादाम फूल गई। समझ में आया? क्यों फूल गई? क्योंकि वाटर का मूवमेंट पॉट से कहां पर आ गया? बादाम के अंदर आ गया। यह है ऑस्मोसिस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। यह आपने डेली लाइफ में कभी ना कभी किया होगा, नहीं किया है तो आज करके देख लेना। जैसे ये वीडियो खत्म हो, रात में 4-5 बादाम भिगो कर रख देना। बादाम रख सकते हो, किशमिश रखते हो, कुछ भी रख सकते हो। क्लियर? यह है ऑस्मोसिस। डेफिनेशन के हिसाब से बात करूं तो बादाम के अंदर हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और बादाम के बाहर हाइपोटोनिक मतलब लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक जहां पर लोअर कंसंट्रेशन है मतलब पानी ज्यादा है, वहां से वाटर अपने आप मूव होकर बादाम के अंदर आ गया। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मे बी आप लोगों ने कभी इसको ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा। चलिए सर कोई और एग्जांपल? बिल्कुल और एग्जांपल समझते हैं। कैसे? बोर्ड पर देखिए, यह है एक लैंड एरिया। क्लियर? यह लगाया है एक प्लांट। क्लियर? और यह है प्लांट्स की रूट। रूट को एक काम करते हैं, हम अलग कलर के पेन से बनाते हैं। रूट को हम अलग कलर के पेन से बनाते हैं। क्लियर? अब ये यहां पर वाटर, ग्राउंड वाटर जो नीचे सॉइल में है, ग्राउंड वाटर। क्लियर? अब जो सेल, पहली सेल है जो वाटर की, जो सेल मतलब रूट की पहली सेल है, वो ये है। 1 सेकेंड, वो ये है। अब रूट की पहली सेल में सॉल्यूशन हाईली कंसंट्रेटेड है, उसमें वाटर भी है और सॉल्ट भी है। और जो ग्राउंड वाटर है उसमें पानी ज्यादा है, सॉल्ट कम है। क्लियर? तो क्या होगा? तो अपने आप वाटर मॉलिक्यूल पहली सेल में आ जाएगा। हाईली कंसंट्रेटेड, जहां पर पानी ज्यादा है, वहां से जहां पानी कम है वहां पर अपने आप आ गया। मूवमेंट। अब जैसे ही पहली सेल में आया, जो दूसरी सेल है, वो दूसरी सेल में कंसंट्रेशन पहली सेल के कंपैरिजन में हाई है। पहली सेल में पानी ज्यादा है क्योंकि पानी अंदर आ गया ग्राउंड वाटर से, पर दूसरी सेल में वाटर कम है, तो जहां वाटर ज्यादा वहां से वाटर कम, मतलब फिर मूवमेंट। उसके बाद तीसरी सेल में मूवमेंट, चौथी सेल में मूवमेंट, पांचवी सेल में मूवमेंट, और ऐसा करते करते वाटर प्लांट के टॉप लेवल तक पहुंच जाता है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्लांट्स फ्रॉम रूट टू शूट, एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। यह भी ऑस्मोसिस है। पॉइंट समझ में आया? अब कई बार ऐसा होता है, क्या कई बार ऐसा होता है कि आप जब किसी सेल को, जैसे आपने एक सेल ये ली, बोर्ड पर देखिए, हमने एक सेल ली, एक सेल ये ली और एक सेल ये ली, ए बी एंड सी। एक सेल को हमने ऐसे सॉल्यूशन में रखा जो सॉल्यूशन सेल के कंपैरिजन में हाइपरटोनिक है। मतलब उस सेल के अंदर वाटर ज्यादा है बाहर के सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, बाहर का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है। फिर एक सेल को, बी सेल को हमने ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसका कंसंट्रेशन सेल के कंपैरिजन में कम है, हाइपोटोनिक। क्लियर? हाइपोटोनिक मतलब सेल में कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर कम है। क्लियर? और तीसरी हमने ऐसी जगह रखा जहां पर कंसंट्रेशन सेल के बराबर ही है, जिसे हम कहते हैं आइसोटोनिक। क्लियर? तो अब देखो क्लास, मतलब आपने बादाम को नॉर्मल पानी में रखा या बादाम को आपने ऐसे पानी में रखा जिसमें नमक पहले से बहुत सारा घोल दिया है। ठीक? अब देखो
जब हम तीनों कंडीशन है ए बी सी, पहली कंडीशन में क्या होगा, बाहर का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, मतलब बाहर के सॉल्यूशन में, सेल के बाहर के सॉल्यूशन में हाइपरटोनिक मतलब सॉल्ट ज्यादा है, वाटर कम है, तो अपने आप वाटर मूव होकर बाहर आ जाएगा, जो वाटर है वो बाहर आने लगेगा। और जब वाटर बाहर चला जाएगा तो यह सेल पिचकू हो जाएगी। सेल के अंदर का वाटर चूंकि बाहर निकल गया तो सेल पिचक जाएगी। दूसरी कंडीशन में देखो, वाटर हाइपोटोनिक, बाहर जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है, मतलब उस वाटर में पानी का कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्ट कम है, तभी तो उसको हाइपोटोनिक कह रहे हैं। ऐसे में वाटर मूव होकर अंदर आ जाएगा और यह सेल टर्जिड, सूज जाएगी, फूल जाएगी, मोटू हो जाएगी। और तीसरा सॉल्यूशन आइसोटोनिक, बाहर का सॉल्यूशन और सेल के अंदर का सॉल्यूशन सेम है, तो वाटर का मूवमेंट बाहर भी होगा, वाटर का मूवमेंट अंदर भी होगा। सेल फ्लैसिड लेवल पर, नॉर्मल लेवल पर बनी रहेगी। एक्सचेंज प्रॉपर हो रहा है, बाहर जाना भी हो रहा है, अंदर आना भी हो रहा है, कोई इश्यू नहीं। पर पहली वाली कंडीशन में सेल से वाटर बाहर आ गया, दूसरी वाली कंडीशन में सेल के अंदर चला गया। इसलिए पहली वाली कंडीशन और दूसरी वाली कंडीशन बच्चों याद रखो, दोनों में ऑस्मोसिस हो रहा है, लेकिन पहली सिचुएशन में सेल के बाहर वाटर आ रहा है और दूसरी सिचुएशन में सेल के अंदर वाटर जा रहा है। इसलिए पहली सिचुएशन को हम कहेंगे एक्सोस्मोसिस और दूसरी सिचुएशन को कहेंगे एंडोस्मोसिस। पहली को कहेंगे एक्सोस्मोसिस, सेल के बाहर वाटर का जाना, और दूसरी को कहेंगे एंडोस्मोसिस, सेल के अंदर वाटर का आना। समझ में आया? अब एक वर्ड चलता है, कौन सा वर्ड चलता है, ध्यान से देखो बोर्ड पर। डिफ्यूजन तो हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस समझ लिया, अब मैं आपको ऑस्मोसिस का टाइप समझा रहा हूं। क्लियर? आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, क्या? एक वर्ड होता है बहुत फेमस, प्लाज्मोलिसिस। सुना है? प्लाज्मोलिसिस। अब यह तो समझ में आ रहा है सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर यह वर्ड है, प्लाज्मो को लेकर, ओके, जो प्लाज्मा होता है उसको लेकर। क्या है यह वर्ड? ध्यान से देखो, अब मुझे बताना कि प्लाज्मोलिसिस एंडोऑस्मोसिस है या एक्सोऑस्मोसिस। मैं डेफिनेशन खोल रहा हूं, पढ़ो। क्या लिखा है? Plasmolysis is the phenomena of the loss of water from a plant cell by osmosis when kept in a hypertonic solution, so that the cytoplasm shrinks away from the cell. क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो पहली प्रोसेस हो रही है, ये पहली प्रोसेस प्लाज्मोलिसिस ही है? पहली प्रोसेस प्लाज्मोलिसिस ही है। जब हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो प्लांट सेल के अंदर से पानी बाहर आ जाता है, और जब प्लांट सेल के अंदर से पानी बाहर आ जाता है तो सेल श्रिंक हो जाती है। सेल श्रिंक हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, उसका साइटोप्लाज्म टेक अवे, मूव, बाहर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर? दिस इज प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस एक्चुअली ऑस्मोसिस के कारण होता है। और ऑस्मोसिस में भी कौन से ऑस्मोसिस के कारण? एक्सो या एंडो? एक्सो के कारण। फंडा क्लियर? पॉइंट क्लियर? चलो एक काम करते हैं। क्या सर कोई ऐसा एग्जांपल क्या प्लाज्मोलिसिस का है जो हम समझ सकते? क्योंकि सर प्लाज्मोलिसिस में तो अगर सेल के अंदर से वाटर बाहर आ गया तो सेल तो मर जाएगी। हां, तो सर ये तो खतरनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कई सिचुएशन ऐसी हो हम सेल को मारना चाहें तो? हां सर, ऐसा हो सकता है। अगर हम जानबूझ के सेल को मारना चाहें तो कैसे? एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि मौसम जब बदलता है तो हमारे गले में इंफेक्शन हो जाता है,
कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं और हमें टॉन्सिल्स होने लगते हैं, गले में खराश होने लगती है, कुछ चीज पीते हैं तो हमें अजीब सा लगता है। तो ऐसे में एक सॉल्यूशन बताया जाता है घर वालों की तरफ से। डॉक्टर को दिखाना तो डिफरेंट है ही, उसमें तो कोई शक नहीं है, पर एक नॉर्मल दादी नानी के नुस्खे के लेवल पर एक चीज सिखाई जाती है कि बेटा एक काम करो, गर्म पानी लो, गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालो, है ना, और गरारे कर लो। सुना है कभी? करने को बोलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब हमारे थ्रोट वाले एरिया में इंफेक्शन हुआ है तो वो बैक्टीरियल सेल यहां पर जम चुकी हैं। क्लियर? अब नमक का पानी हमने लिया, नमक का पानी हमने लिया, गरारे किए। जब गरारे किए तो नमक का पानी जो हमने लिया उसमें नमक ज्यादा था, कंसंट्रेशन ज्यादा था, हाइपरटोनिक था वो, क्योंकि नमक ज्यादा वाटर के कंपैरिजन में, और बैक्टीरिया के अंदर पानी ज्यादा नमक कम। तो बैक्टीरिया के अंदर चूंकि पानी ज्यादा, हमने जो लिया पानी उसमें सॉल्ट ज्यादा, तो बैक्टीरिया के अंदर से वाटर अपने आप बाहर आ जाएगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा बैक्टीरिया का। और बैक्टीरिया के अंदर से अगर वाटर बाहर आ गया तो बैक्टीरिया की सेल हो जाएगी श्रिंक, और बैक्टीरिया की सेल अगर हो गई श्रिंक तो बैक्टीरिया मर जाएगा, और वो नमक के गरारे करने से हमारा गला ठीक हो जाएगा। समझ में आया? पॉइंट समझ में आया क्यों नमक के गरारे कराए जाते हैं? इसका मतलब सर अगर हमको माउथ के बैक्टीरिया या जर्म्स को किल करना हो तो हम नमक के पानी से काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। रोज सुबह अगर नॉर्मल लेवल पर भी नमक के पानी से गरारे करो तो भी गलत नहीं है। और वो तो छोड़ो, क्या आपने ये सुना है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? सुना है आपने कभी टूथपेस्ट में नमक है? वो इसलिए क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो प्लाज्मोलिसिस को मोटिवेट करता है, और माउथ के अंदर के जितने भी बैक्टीरिया हैं जो माउथ को खराब कर सकते हैं, रात भर में जो जर्मिनेट हुए हैं, रात भर में जो बने हैं, वो बैक्टीरिया के अंदर से वाटर बाहर आ जाएगा और हमारा माउथ सही हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। आप सब ने ये प्रोसेस कभी ना कभी की होगी, हो सकता है आज आपको समझ में आए। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे घर में जब सैलेड कट किया जाता है, कोई मेहमान आ रहे तो सैलेड कट कर देते हैं, सैलेड में फिर नमक मिलाया जाता है और सर्व किया जाता है। पर अगर सैलेड कट हो गया और मेहमान के आने में हाफ एन आवर है तो आप हाफ एन आवर पहले सॉल्ट उसमें नहीं मिलाते, मम्मी उसमें नहीं मिलाती सॉल्ट। क्यों? क्योंकि अगर आपने सैलेड में सॉल्ट मिला दिया तो जो सैलेड में जो भाई वो प्लांट बॉडी है, प्लांट्स ही है, प्लांट की सेल ही है भाई, गाजर कट की हो चाहे मूली कट की हो, प्लांट सेल ही है। वो प्लांट सेल के ऊपर अगर आपने नमक डाल दिया तो प्लांट सेल के अंदर से वाटर बाहर आ जाएगा। और अगर आपने सॉल्ट के कटोरे में आपने नमक पहले से डाल दिया है तो आप थोड़ी देर बाद आकर देखोगे तो आप देखोगे कि पानी पानी हो गया है, सॉल्ट जो सैलेड है उसमें पानी छोड़ दिया है सैलेड ने, अगर आपने नमक डाल दिया तो। और अगर आपने उसमें नमक नहीं डाला पहले से, अगर आपने सॉल्ट नहीं डाला पहले से, तो वाटर बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं। करके देखना कभी। लाइफ, याद रखना, साइंस जो है वो लाइफ से हमारे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। साइंस ही तो है जो सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि पैसों का लेना देना तो हम 3-4 दिन में एक बार करते हैं। चीजों को जोड़ने घटाने की चीजें तो हम दिन में एक दिन में 2-3 बार करते हैं, पर सांस तो हम हमेशा लेते हैं। जर्म्स तो हमारे साथ हमेशा हमारे मुंह में आएंगे। बायोलॉजी हमारी लाइफ से अलग हो ही नहीं सकती फॉर माइक्रो सेकेंड्स। इसलिए जब भी ऐसे कोई फंडे आए बच्चों, उसको समझना जरूर। अगेन, मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि साइंस के स्टूडेंट के लिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, व्हाई। हर चीज में उसके दिमाग में क्वेश्चन होता है, व्हाई सर, ऐसा क्यों करते हैं, व्हाई। अब समझ में आया? अब आपसे कोई बोलेगा नमक के पानी गरारे कर लो, समझ जाओगे एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं। यह है ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस 2 टाइप की होती है, एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस। चलो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से सुनना। मेरा एक क्वेश्चन, क्या मेरा क्वेश्चन यह है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे भेजेंगे कब? जब यह वीडियो देखने के बाद व्हाट्सएप पर मुझे पर्सनली। क्या मेरा क्वेश्चन यह है कि जब हम खीर, हमारी मम्मी खीर बनाती है, आप सबने कभी कभी खीर खाई होगी, और मम्मी खीर के अंदर कई बार किशमिश डाल देती हैं। मम्मी खीर के अंदर कई बार किशमिश डाल देती हैं। किशमिश देखा होगा, सूखी सी श्रिंक आपने देखा होगा, अच्छी लगती है, स्वीट सी लगती है। क्लियर? वो सूखी सी किशमिश मम्मी
डाल देती है खीर के अंदर, और जब खीर बनकर रेडी होती है और हमारे पास आती है, हम जब खाते हैं उसे, तो हम देखते हैं कि उसमें किशमिश फूल चुकी होती है, किशमिश फूल चुकी होती है। तो अब मुझे बताना है बच्चों आपको मैसेज करके कि ये एंडो ऑस्मोसिस हुई या एक्सो ऑस्मोसिस। क्लियर? खीर का कंसंट्रेशन किशमिश के कंसंट्रेशन से ज्यादा था या कम था? खीर में वाटर ज्यादा था या किशमिश में वाटर ज्यादा था? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे पर्सनली भेजोगे व्हाट्सएप पर। क्लियर? आपने वीडियो देखोगे, समझ में आया होगा तो भेजोगे, नहीं समझ में आया होगा तो नहीं भेजोगे, वो क्या कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर कि सर ऑस्मोसिस तो समझ में आ गया, पर सर एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में बहुत घूम रहा है, वो भी यहीं पर समझा दिए थे तो अच्छा। मैंने कहा क्या सर, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? कई बार हमने देखा हमारे घर में आरओ प्यूरीफायर लगा हुआ है सर, उस पर लिखा होता है आरओ प्लस यूवी प्यूरीफायर, और वो आरओ का फुल फॉर्म भी लिखा होता है। वो बेचने वाला जब हमारे घर आया तो उसने बताया भी था सर ये रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस तरीके से प्रोसेस से काम करता है। तो सर होना हो ये रिवर्स ऑस्मोसिस इस ऑस्मोसिस से ही जुड़ा होगा जो अभी आपने पढ़ाया? बिल्कुल। तो सर ये क्या होता है, आरओ क्या होता है? क्लियर? चलिए आरओ समझाता हूं, पर आरओ को समझाने से पहले हम एक काम करते हैं, ये नोट्स बना लेते हैं। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये जो नोट्स होते हैं, आइसोटोनिक, सेल का फ्लेजिड होना, सेल का श्रिंक होना, सेल का टर्जिड होना, ये सब कैसे? क्लियर? बोर्ड पर देखो। प्लाज्मोलिसिस मैंने आपको समझाया। प्लाज्मोलिसिस से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ध्यान से देखिए। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हमारी हुई। क्लियर? अब देखिए टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस पर आते हैं। डिफ्यूजन तो मैंने समझा दिया था। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस में पहला, नोट्स भी बनाते जाइएगा, मैं आपको समझा चुका हूं पूरा। पहला एंडोऑस्मोसिस, इसमें क्या लिखा है? एंडोऑस्मोसिस इज द ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल। ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल, बस इनटू अगर वर्ड याद आ गया खत्म, एंडोऑस्मोसिस क्लियर। फिर दूसरा क्या? एक्सोऑस्मोसिस। Exosmosis is the osmotic withdrawal of water from the cell. Withdrawal, पानी का बाहर जाना सेल से। बोर्ड पर देखो। ऑस्मोसिस इन एनिमल सेल, ये एक एग्जांपल समझाया है। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखा गया है तो वाटर बाहर भी जाएगा और वाटर अंदर भी आएगा। पर अगर हाइपोटोनिक में रखा गया है तो वाटर सिर्फ अंदर आएगा, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर होता है ज्यादा, सॉल्यूट होते हैं कम। जहां वाटर ज्यादा वहां से कम, सेल के अंदर आएगा। और देखो सेल आपको फूली हुई दिख रही होगी, और वहीं अगर सेल को आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जिसका कंसंट्रेशन जहां ज्यादा होता है, तो सेल के अंदर से वाटर निकलेगा बाहर, और सेल के अंदर से वाटर बाहर निकलेगा तो सेल हो जाएगी श्रिंक। क्लियर हुआ? क्लियर? अब इसमें जो हाइपोटोनिक है, ये तीनों टाइप के सॉल्यूशन के बारे में एक बार मैं आपको समझा देता हूं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब लेस देन और लोअर। डेफिनेशन लिखी हुई है, हो सकता है आपको सिर्फ हाइपोटोनिक के बारे में पूछ रहे हैं, तो हाइपोटोनिक इज द सॉल्यूशन विच हैज लोअर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। लोअर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मतलब सॉल्ट कम, सॉल्वेंट ज्यादा। हाइपरटोनिक मतलब, हाइपर मतलब मोर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज द हायर वाटर कंसंट्रेशन, पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा, हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। क्लियर? ये हायर वाटर कंसंट्रेशन ही हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट ज्यादा, सॉल्वेंट कम, तो वो हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होगा, वाटर नहीं। कोई इशू नहीं है ना, जो मैंने बताया ऑस्मोटिक उसके बारे में पढ़िए। और आइसोटोनिक क्या कह रहा है? आइसोटोनिक कह रहा है इज द सॉल्यूशन दैट हैज सेम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एज इनसाइड द सेल। सेम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मतलब सेम वाटर एंड सॉल्ट, सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी। क्लियर? नाउ अब देखिए प्लाज्मोलिसिस, मैंने आपको पढ़ाया, प्लाज्मोलिसिस आपको समझ में आ गया कि एक्सोऑस्मोसिस का ही एक टाइप है। देखिए एक और लाइन क्या लिखी हुई है, प्रॉपर पढ़िए ध्यान से, और फिर देखिए कि हमने जो पढ़ा क्या आपको वो समझ में आया।
लाइन लिखती है इफ अ प्लांट सेल इज केप्ट इन अ सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड देन द सेल सेप, मतलब सेल के बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दैट इज इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है बाहर, वाटर मूव्स आउट to the outside solution, loss of water causes the vacuoles to shrink and put the plasma membrane with the cell content away from the cell wall. इसमें सेल मरने लगती है, प्लाज्मोलिसिस, पानी बाहर निकल जाता है। यही होता है उन बैक्टीरिया के साथ जब हम नमक के पानी से गरारे करते हैं। क्लियर? चलिए बोर्ड पर देखिए एक और चीज, सिंपल से एक फंडे से मैंने आपको समझाया। कई बार आपने देखा होगा कि आपके गमले में, आपके प्लांट में पौधा मुरझाया हुआ होता है। अब आप एक काम करिए, ध्यान से देखिए, आप एक काम करिए कि प्लांट को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखिए। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखिए मतलब ऐसे सॉल्यूशन में रखिए जिस सॉल्यूशन में वाटर, जिस सॉल्यूशन में प्योर वाटर हो, सॉल्ट बहुत कम हो। तो क्या होगा? प्योर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वाटर कम और सॉल्ट ज्यादा। अगर आप ऐसे लेवल सॉल्ट कम वाटर ज्यादा, तो देखिएगा पानी सेल से बाहर निकलना चालू हो जाएगा और प्लांट मुरझा जाएगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। और अगर आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो पानी अंदर आएगा सेल के और सेल फूल जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। ओके, टर्जिड हो जाना मतलब अपने नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाना, प्लाज्मोलिसिस हो जाना मतलब अपने नॉर्मल साइज से कम हो जाना, और फ्लैसिड रहना मतलब अपने नॉर्मल साइज में ही बने रहना। आप देखो यहां पर नॉर्मल साइज है, फ्लैसिड में देखो आपको नॉर्मल साइज दिख रहा है, और प्लाज्मोलिसिस में देखो श्रिंक दिख रही है, वॉल जो है वो श्रिंक दिख रही है, और टर्जिड में देखो आपको मोटी फूली हुई दिख रही होगी। फंडा क्लियर? चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पर। क्या अगला पॉइंट? आपने कहा सर आरओ, अभी हमने आपसे पूछा आरओ क्या है। चलिए मैं आरओ समझाता हूं। आरओ क्या है? आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा। बात सही है, डायग्राम समझते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं, फिर देखते हैं। अब देखिए क्लास, यहां बोर्ड पर एक पॉट लिया, पॉट के बीच में हमने मेम्ब्रेन ली, मेम्ब्रेन में हमने ये लिया एक सॉल्यूशन ए, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ए, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन बी। क्लियर? सॉल्यूशन ए में जो सॉल्वेंट है उसके कंपैरिजन में देखें तो सॉल्यूट कम है और सॉल्यूशन बी में सॉल्यूट ज्यादा है। बोर्ड पर देखिए सॉल्यूशन ए और ये हो गया सॉल्यूशन बी। क्लियर? ठीक है सर। अब क्वेश्चन, अगर हम सॉल्यूशन ए देखें तो इसमें वाटर है 80% और सॉल्ट है 20%। क्लियर? और वहीं सॉल्यूशन बी देखें तो इसमें वाटर है 20% और सॉल्ट है 80%। क्लियर? तो जो सॉल्यूशन ए है वो है हाइपोटोनिक और जो सॉल्यूशन बी है वो है हाइपरटोनिक। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के हिसाब से जहां पर वाटर ज्यादा होता है वहां से वाटर कम के लेवल पर मूव कर जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन ए टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन बी। दिस इज ऑस्मोसिस। बट अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन से लगाएं मशीन के थ्रू, किसी दूसरी प्रोसेस के थ्रू, नेचुरली नहीं आर्टिफिशियली, तो इस 20% वाटर को, इस 20% वाटर को यहां से यहां पहुंचाया जा सकता है। मतलब नेचुरली तो वाटर सॉल्यूशन ए से सॉल्यूशन बी में जाएगा, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन बी में अपोजिट डायरेक्शन से प्रेशर लगाएं तो वाटर सॉल्यूशन बी से सॉल्यूशन ए में भी पहुंचाया जा सकता है। तो सर ये तो ऑस्मोसिस के अगेंस्ट काम कर दिया आपने।
मैंने कहा बिल्कुल, और ऑस्मोसिस के अगेंस्ट काम कर दिया, तभी तो इसको बोला हमने रिवर्स ऑस्मोसिस, तभी इसका नाम दिया हमने आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर? तो वी कैन से रिवर्स ऑस्मोसिस नेचुरली पॉसिबल नहीं है। रिवर्स ऑस्मोसिस को मशीन्स के थ्रू ही करना पड़ता है और वाटर को अगेंस्ट ग्रेडियंट पहुंचाना पड़ता है। मतलब सोच कर देखो, जहां पर पानी ज्यादा है 80%, वहां से 20% जहां पर है वहां जाना चाहिए, नेचुरली तो ऐसे ही जाना चाहिए 80% 20%, बट आरओ की प्रोसेस में उस 20% से 80% पर पहुंचाया जाता है। यह होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो सर ये हमारी उस मशीन में काम कैसे करता है, क्वेश्चन। तो ये क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, हमारी मशीन में, या मैं कहूं ग्राउंड वाटर के लेवल पर। अब एक बात चीज देखो, यहां पर एक सॉल्यूशन है, ओके, ये है सॉल्यूशन ए और ये है सॉल्यूशन बी। ध्यान से देखना, ये सॉल्यूशन ए में वाटर 97% है और सॉल्ट 3% है। यहां पर वाटर 3% है और सॉल्ट 97% है। लॉजिकली वाटर कहां से कहां मूव होना चाहिए, तो आप कहोगे सर यहां से यहां मूव होना चाहिए, सॉल्यूशन ए से सॉल्यूशन बी, दिस इज ऑस्मोसिस। जहां पानी ज्यादा और जहां पर पानी कम वहां पर मूव होना। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर इस पूरे वाटर को हम 97% वाटर को सॉल्यूशन बी में पहुंचा दें, सॉल्यूशन ए से सॉल्यूशन बी में हमने सपोज पूरा पानी पहुंचा दिया 97%, तो यहां पर वाटर 3% और यहां का 97% भी आ गया, पर यहां पर सॉल्ट ऑलरेडी 97% है। क्या यह पानी पीने लायक होगा? क्या यह पानी पीने लायक होगा? क्योंकि सॉल्ट तो ऑलरेडी 97% पर पहले से बहुत ज्यादा था। पर अगर हम किसी तरीके से ये 3% वाटर को यहां ले आए, तो यहां पर वाटर 100% 97% या 3% के लेवल पर आ जाएगा, तो ये जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है और कम हो जाएगा, और ये पानी मतलब सॉल्यूशन ए कम से कम पीने लायक तो होगा। आप सॉल्यूशन ए के वाटर को पूरा सॉल्यूशन बी में पहुंचा दो, ऑस्मोसिस नॉर्मल, तब भी सॉल्यूशन बी पीने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन बी में ऑलरेडी सॉल्ट बहुत ज्यादा है। पर अगर आप रिवर्स ऑस्मोसिस करके सॉल्यूशन बी का वाटर सॉल्यूशन ए में लेकर आ जाओ, तो सॉल्यूशन ए पीने लायक हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर बन जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन ए में सॉल्ट कम है। समझ में आया? इस प्रोसेस से ही हमारे घर के पानी को साफ किया जाता है। इसलिए हमारे घर में जो आरओ प्यूरिफायर होता है, उस आरओ प्यूरिफायर में पानी पीने लायक तो होता है, पर उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन भी होता है, पूरी तरीके से प्योर नहीं होता वो। इस तरीके से सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सी वाटर से ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? आंसर आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर? भाई इंडिया में वाटर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आपने देखा कि अब पिछले 2 साल से तो रेनफॉल अच्छी हो रही है, तो ऐसा इशू नहीं बन रहा है, पर कई बार आपने देखा होगा कि भोपाल में जो बड़ा तालाब है पूरा सूख जाता है, बोट क्लब से लेकर तकिया टापू तक पैदल जा सकते हैं। तो ऐसे में पूरे इंडिया में अगर वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका आरओ हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? इतना बड़ा हमारा सी कोस्ट एरिया है, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल। आप सी वाटर को कन्वर्ट करिए मराइन वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में आरओ प्यूरिफायर से। लेकिन आपको पता है कि आरओ नेचुरली नहीं होता, आर्टिफिशियली प्रोसेस है। इसको करने के लिए आपको प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, जिसके लिए मशीन और इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। यह प्रोसेस एक्सपेंसिव होती है, इसलिए वो मशीन के पैसे लिए जाते हैं। आसान होती तो फिर सबके घर में लगी होती ना। समझ में आया? तो यह होता है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर? विपरीत परासरण इन हिंदी कहते हैं इसको, विपरीत परासरण। अब सोचो, पानी जो निकला उसको आरओ से आपने पीने लायक बना दिया, ड्रिंकिंग। तो ड्रिंकिंग लायक बनाने के लिए आपने सॉल्ट के कंसंट्रेशन को मैनेज किया। क्लियर? पर अभी भी उस वाटर में बैक्टीरिया तो है भाई। जो वाटर में बैक्टीरिया है, जहां से आ रहा है नगर निगम का पानी, बैक्टीरिया तो है। इस बैक्टीरिया को कैसे मारें? तो बैक्टीरिया को मारने के लिए उन पर डाल दी यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज। आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो किल करती है बैक्टीरिया को। तो इस तरीके से उसने कहा कि सर आरओ प्लस यूवी प्यूरिफायर है, और यह कह के उसने 3000 की चीज आपको 6000 में चिपका दी। आरओ प्लस यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज,
जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम के लेवल पर, ये रेज हार्मफुल होती है बैक्टीरिया के लिए, वो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। वो यूवी रेज हम तक नहीं आती, पहले बता दूं मैं आपको, वो यूवी रेज हम तक नहीं आती, वो बैक्टीरिया को किल करके डिजेनरेट हो जाती है, वहां से हटा दी जाती है। ये होता है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन चूंकि जब ऑस्मोसिस तक हमने चीजों को पढ़ा तो फिर क्यों छोड़े, इसको भी क्लियर करते हैं, इसको भी पढ़ते हैं। क्लियर? चलिए क्लास, ये वाले पॉइंट को यहां फिनिश करते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले चैप्टर पर। क्लियर? हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है सर, ये सब तो हमने देखा पैसिव ट्रांसपोर्ट के लेवल पर, ये सब हमने देखा पैसिव ट्रांसपोर्ट के लेवल पर, ठीक है सर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बच्चों एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, यहां बोर्ड पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट process in which molecule across the plasma membrane against the concentrated gradient। मतलब जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, जहां कंसंट्रेशन कम है, यहां से यहां जाना चाहिए, ये तो विद द कंसंट्रेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पर जहां पर कम है वहां पर आ रहा है, जहां देखो जहां से ज्यादा है जहां पर कम है, यहां ज्यादा है यहां कम है, यहां से यहां जाना, ये तो नॉर्मल है। पर जहां कम है और जहां ज्यादा है, यहां से यहां जा रहा है, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन है। और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन का आपको याद रखना, दुनिया से लड़ना है और आपको अगेंस्ट कुछ काम करना है। कहते हैं ना, पानी की धारा के उसमें तो सब बह सकते हैं, उसके अपोजिट जो बहता है वो असली वॉरियर होता है। अब लेकिन उसके लिए आपको मेहनत लगती है, हार्डवर्क लगती है, और आई कैन से उसके लिए लगती है एनर्जी। ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और हमारी सेल्स में बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, कुछ आयंस, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही क्रॉस किए जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही क्रॉस किए जाते हैं। क्लियर? ये वाला फंडा क्लियर हुआ? चलिए, तो हमने आज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब हम अगले चैप्टर पर आएंगे और वो चैप्टर होगा क्या? अब हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सेल वॉल, फिर हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूक्लियस, एक एक करके हम सब देखते जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को हम यहां पर फिनिश करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था खीर में किशमिश वाला, इस क्वेश्चन का आंसर जो मुझे भेजेगा, इसका मतलब आपने वीडियो देखा है एक्टिवली। मैं ऐसे और क्वेश्चंस, ऐसे और हिडन क्वेश्चंस इनपुट करते जाऊंगा वीडियोस के अंदर। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं इसके आगे। थैंक यू।